नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। हर कहानी समाज में हो रही अच्छाइयों या बुराइयों को उजागर करती है, लेकिन सभी कहानियाँ हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। हमारी आज की कहानी एक भाई के लिए बहन के द्वारा किए गए त्याग और प्रेम की कहानी है, और बदले में भाई ने बहन के साथ ऐसा क्या किया कि उसे मौत को गले लगाना पड़ा। इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेज पर रखी नींद की गोलियों की शीशी को विनीता घूरे जा रही थी। बस जरूरत से थोड़ी ज्यादा खुराक और सब चिंताओं से मुक्ति। कितने बरस हो गए हैं उसे इस हाल में जीते हुए। वो खुद भी याद करती है तो अब भूल सी जाती है कि यह दर्द कितने सालों से सता रहा है उसे। किसी भी तरफ से तो राहत मिलती नजर नहीं आती। वैसे सब कुछ है उसके पास, लेकिन जो सबसे अहम होता है परिवार का साथ, परिवार का प्यार, वह सब कहीं नजर नहीं आता। यूं लगता है जैसे जीना एक रस्म है, वैसे ही उसके साथ रहना जीना औरों की मजबूरी है। लोग उसके साथ बस इसलिए हैं क्योंकि वो खुद कहीं जा नहीं सकती, और वो सब उसे अपने से दूर भेज नहीं सकते। उसे याद आया कि पिछले दिनों जब घर की एक बेटी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी और उसने उसे समझाने की कोशिश की थी, तो उसने कैसे विनीता को दो टूक जवाब दे दिया था कि वो अपने काम से काम रखे। उसे यूं उसके मामले में बोलने की ना तो ज़रूरत है और ना ही कोई हक। विनीता मन ही मन दुख से भर गई थी कि क्यों एक गलत काम करने से रोकने पर उसे इस तरह से जलील किया गया था। और तो और उसके छोटे भाई ने भी कुछ नहीं कहा। क्या उस घर के लिए वो कोई मायने नहीं रखती? और आज तो हद ही हो गई जब उसे एहसास दिला दिया गया कि वो कोई कीमत नहीं रखती किसी के लिए। बस वो इसलिए इस घर में झेली जा रही है क्योंकि उन सबके पास उसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। विनीता अपने पलंग के कोने में बैठी उस नींद की गोलियों की शीशी को घूर रही थी, और अचानक ही एक झटके में उसने वो शीशी उठाकर मुंह में उड़ेल पानी की गिलास को मुंह में लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो अपनी पूरी ताकत से उन गोलियों को निगलने की जद्दोजहद कर रही थी। रोते रोते उसकी आंखें फूल गई थी और मुंह में अनचाही दवा होने से सांस भारी हो चली थी। वो मुंह पर हाथ दबाए लेटी और तकिया उठाकर उसने मुंह पर रख लिया ताकि दवा बाहर न निकल जाए। दवा के अंदर जाते ही उसे जोर से उबकाई आई। उसने आंखें मीच ली, लेकिन उबकाई नहीं रुकी और वो उठकर बाथरूम में घुस गई। उसे उल्टी हुई, लेकिन तब तक काफी मात्रा में दवा उसके पेट में जा चुकी थी। उसने मुंह पर छींटे मारे और बाथरूम से बाहर निकली ही थी कि गस खाकर दरवाजे पर ही गिर पड़ी। कोई नहीं आया, किसी को परवाह नहीं थी कि विनीता के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई है तो क्या गिरा, कहीं उसको कोई चोट तो नहीं। बेहोशी की हालत में वो अपनी माँ को पुकार रही थी, लेकिन माँ नहीं थी। वो तो 12 साल पहले ही उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। जब तक वो थी तब तक कम से कम उसे अपनी बेबसी तो महसूस नहीं होती थी, लेकिन उनके जाने के बाद हर पल उसे सब यही महसूस कराते रहे कि वो इस घर में एक अनचाही मेहमान है। उसका अपना न तो कोई घर है और न ही घर में कोई अपना। कई साल पहले जब उसने एक दुर्घटना में अपने छोटे भाई संजय को बचाते हुए अपना एक पैर और एक हाथ गंवा दिया था, तब उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन जब वो भाई अपना परिवार बसा लेगा तब वो ये भूल जाएगा कि अगर आज वो इस परिवार को बसाने के लिए जिंदा है तो उसकी वजह से। लेकिन फिर विनीता ने यह सोच तसल्ली कर ली कि कोई पिछले जन्म का कर्ज होगा जो उसने अपना आधा शरीर खो दिया। लेकिन अब शायद उसका हर कर्ज पूरा हो गया है और उसके जाने की घड़ी आ गई है। रात से सुबह हो गई, लेकिन घर का कोई सदस्य नहीं आया। सुबह सफाई करने बाई आई तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, जो कि हल्के धक्के से ही खुल गया। कमरे में कदम रखते ही जो मंजर उसके सामने था उसे देख वो चीखती हुई बाहर भागी और सबको बुला लाई। संजय ने अंदर आते ही उसे देखा तो चौंक कर रह गया और कुछ देर विनीता को यूं ही देखता रहा। पीछे से उसकी पत्नी संध्या आई तो उसने विनीता के चेहरे पर सूखा हुआ सफ़ेद सा कुछ देखा और बाई को वहां से जाने का कह संजय से बोली कि लगता है कि विनीता ने नींद की गोलियों का ओवरडोज लिया है और इसी वजह से वो। संजय ने संध्या को हैरत से देखा तो वो बोली कि पुलिस केस हुआ तो झंझट होगी, इसलिए सबको यही बताएंगे कि तबीयत खराब थी।
वैसे भी न तो वो कहीं जाती थी और न ही कोई उनसे मिलने आता था, तो किसी को शक भी नहीं होगा। संजय के बेटे ने भी अपनी मां का समर्थन किया और जल्दी जल्दी में तैयारियां करवा अड़ोस पड़ोस में विनीता के गुजर जाने की खबर कर उसका अंतिम संस्कार कर आए। सबने पूछा कि अचानक क्या हुआ, तो वही रटा रटाया जवाब देकर कि तबीयत खराब थी। अपना पक्ष साफ कर सब निश्चिंत हो गए। कुछ दिनों बाद एक रोज संजय और संध्या सोने की तैयारी में थे कि संजय ने संध्या से बोला, तुमने पीहू से बात की? क्या बात करना है संजय, जवान होती बेटी से ज़्यादा बहस करने से कहीं वो फिर कोई। जीजी ने सही कहा था संध्या, अगर हम तभी उनकी बात पर ध्यान दे देते तो आज हमें। अब छोड़ो भी संजय, मैं मौका देखते ही पीहू से बात करूंगी, तुम चिंता मत करो। संध्या, जीजी के जाने के बाद घर अजीब सा लगता है। तुम्हें अचानक क्या हुआ? जब जीजी थी तब तो तुम उनसे हफ्तों तक मिलते भी न थे। फिर? हाँ संध्या, सोचता हूँ कि जीजी के जाने के पहले अगर एक दिन उनके साथ बिता पाता तो कम से कम यह तो पता चलता कि उनके मन में ऐसी क्या बात चल रही थी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब जो हुआ सो हुआ संजय। जीजी खुद ही से इतनी परेशान थी कि उन्हें किसी और बहाने की ज़रूरत नहीं थी इस फैसले को लेने के लिए। क्या पता संध्या, तुम तो जानती ही हो कि जीजी की यह हालत भी तो मेरे वजह से ही हुई थी। अम्मा ने भी मना किया था सड़क पर खेलने से, लेकिन मैं नहीं माना। अगर जीजी ने समय पर मुझे एक तरफ न खींच लिया होता तो शायद उनकी जगह मैं। बाबूजी ने अपना सारा प्रोविडेंट फंड निकाल कर उनका नकली हाथ और पैर तो लगवा दिया था, लेकिन उनकी इस कमी की वजह से उनका कभी घर न बस सका। अगर मैंने अम्मा की बात मानी होती तो जीजी आज अपने घर में होती, सही सलामत, भरे पूरे परिवार के साथ। कहते हुए संजय का गला रूंध गया। संध्या उसके कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना दी और उसे सोने के लिए कह खुद भी करवट ले सो गई। संजय काफ़ी देर सोचता रहा और फिर धीरे से उठकर विनीता के कमरे में चला आया। सब चीज़ें वैसी ही रखी थी जैसे उसके मरते समय थी। इतने दिनों में किसी ने भी उस कमरे में आने की जहमत नहीं उठाई थी। सफाई वाले का कहना था कि उसे उस कमरे में जाते हुए डर लगता है। संध्या को अभी ज़रूरत नहीं थी उस कमरे की, तो उसने ताला लगवा दिया था। संजय पलंग के उसी कोने में बैठा था जहां उस दिन विनीता बैठी थी। कमरे में चारों ओर नजरें घुमाने के बाद उसकी नज़र सामने मेज पर तिरछी पड़ी नींद की गोलियों की खाली शीशी पर गई और अचानक ही उसकी आंखें भर आईं। कुछ देर बैठ उसने जैसे ही विनीता का बिस्तर ठीक किया, उसे पलंग के पाए के पीछे एक कागज़ का टुकड़ा दिखा। संजय ने उसे उठाकर पढ़ा। मेरे प्यारे भाई, इतने बरसों में तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे छोटे थे और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैं यह करने में असमर्थ रही। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। भैया, माँ के जाने के बाद आज पहली बार था जब वो इतना याद आई हैं कि मुझे यूँ लग रहा कि मैं भी उनके पास ही चली जाऊँ। उनके जाने के बाद तुमने मेरा जो मान सम्मान रखा वो मैं मरकर भी नहीं भुला पाऊंगी। तुम अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहना और अपने बच्चों को वही संस्कार देना जो हमारी माँ ने हमें दिए थे। भैया, परिवार का मान सम्मान बच्चों के नाजुक कंधों पर ही होता है, इसलिए उन्हें यह ज़रूर बताना कि इसे कैसे बनाए रखना है। उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास ज़रूर करवाना। भाभी से कहना कि उन्होंने मुझे अच्छे से निभाया और ईश्वर उन्हें उसके बदले वो सारे सुख दे जिसकी उन्हें अभिलाषा हो। इसी के साथ अपनी इस चिट्ठी को विराम दे रही हूँ। कहना बहुत था भैया, बांटना बहुत था, लेकिन समय ने इतना समय नहीं दिया। अगर ईश्वर ने चाहा तो अगले किसी जन्म में मिलें तो तब शायद एक दूसरे के सुख दुख और अच्छे से बांट पाएं। इसी आशा के साथ अब विदा चाहूँगी तुमसे। खुश रहना, स्वस्थ रहना और समृद्ध रहना। तुम्हारी बहन विनीता। चिट्ठी पढ़कर संजय खूब रोया। उसे मालूम था कि विनीता ने जिन संस्कारों की बात की थी वो किस लिए थी। जिस दिन विनीता ने नींद की गोलियां खाई थी, संजय ने उसे जाने कितनी बातें सुनाई थी अपनी बेटी को लेकर। जब विनीता ने संजय को बताया था कि पीहू किसी लड़के के साथ अक्सर बाहर दिखती है, तो वो मालूम करे कि माजरा क्या है। अभी पीहू छोटी है और ऐसे में सही गलत का एहसास हम नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा। इस पर पीहू उस पर जोर से चिल्लाई थी और उसे उसकी कमजोरियां याद दिलाते हुए बोली थी
कि उसे जब बाहर की दुनिया की जानकारी नहीं है तो वो क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बनाती है। आप अपाहिज हैं और आपकी दुनिया इस घर की चार दीवारी तक ही सीमित है, तो वहीं तक सीमित रहे और मेरे मामलों में अपनी टांग न अड़ाएं। इतनी बदतमीजी के बाद भी संजय और संध्या ने पीहू से कुछ भी नहीं कहा, उल्टा विनीता से ही बोले कि आजकल के ज़माने में लड़के और लड़की के बीच सिर्फ दोस्ती भी हो सकती है। यह बात उसे मानना चाहिए और अगर नहीं मानती है तो बेहतर है कि वो इस तरफ देखे ही नहीं। पीहू उनकी बेटी है और उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन विनीता सही थी, उसने संजय से ज़्यादा दुनिया देखी थी, लेकिन अब संजय के हाथ में अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं था। पीहू एक लड़के के साथ भाग गई थी और बड़ी मुश्किल से वापस आई थी। पूरे समाज में उसकी थू थू हो रही थी। विनीता जिसने अपना फर्ज निभाने की कोशिश की थी, अपने छोटे भाई को इशारा भी किया, लेकिन वो अपने आप में खोया, अपने परिवार के प्यार में अंधा, उसने विनीता की एक न सुनी। शायद इसलिए आज उसे यह दिन देखने को मिला। संजय बार बार विनीता की चिट्ठी पढ़ता जाता था और रोता जाता था। उसे अपनी गलतियों का एहसास भी था और अफसोस भी। दोस्तों, अगर हमारे आसपास ऐसे विकलांग लोग हैं तो हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उनकी बात बात में उपेक्षा करनी चाहिए। हमारे थोड़े से प्यार और सहानुभूति से उनके अंदर जीने की लालसा आती है और अगर उनकी उपेक्षा की जाती है तो उनमें जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। संजय ने विनीता की बात न मानकर और उसकी उपेक्षा करके जो गलती की, उसकी सजा उसे मिल गई और अब उसे अपनी गलती का पछतावा भी है, लेकिन अब वह उसे सुधार नहीं सकता है। उसने अपनी बहन को बहुत चोट पहुंचाई, जिसने अपने शरीर को गंवाकर उसकी जान बचाई थी। शायद इसी कर्मों का फल वह भुगत रहा था। जिस बेटी पर उसे बहुत विश्वास था, उस बेटी ने ही उसके विश्वास को तोड़ दिया। अगर समय रहते उसने विनीता की बातों को सुनकर पीहू को समझाया होता तो आज यह स्थिति नहीं आती। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।